भैया बहन को दीदी का प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा नवम कृतिका पाठ्य पुस्तिका से पाठ 1 इस जल प्रलय में। ये फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है। यहाँ पर हमारे पाठ का शीर्षक है इस जल प्रलय में। तो इस जल प्रलय में अर्थात कि जब जल प्रलय होती है अर्थात जब बाढ़ आती है तो किस किस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने होती है, जैसे कि किसी के पशु पक्षी मर जाना, किसी के घर डूब जाना, कोई घर से बेघर हो जाना। तो ऐसी कई घटनाएं होती जिससे कि हमें बाढ़ से नुकसान उठाना पड़ता है। तो हम आज इस पाठ के माध्यम से बाढ़ की विनाश को ही हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार से जल प्रलय होता है और किस तरीके से हमें आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से हानि उठानी पड़ती है। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। अर्थात के जो लेखक का गांव है वो ऐसे इलाके पे है जहाँ पर पानी, बाढ़ का पानी जो उसे कम प्रभावित करता है। तो जो पश्चिम क्षेत्र में रहते हैं, पूरब और दक्षिण में रहते हैं, जहाँ पर कोसी, पनार, महानंदा और गंगा ये क्या है, नदियाँ हैं। तो इन नदियों का पानी जब व्यक्तियों के घरों में घुस जाता है, बड़े बड़े जगह जब डूब जाती है, तो वहाँ के बाहर में फंसे व्यक्ति पनाह यानी शरण, तो लेखक के गांव में आकर के शरण लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पृथ्वी पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं अर्थात विनाश का अंदाजा लगाते हैं। प्रति क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता था, किंतु 10 वर्ष की उम्र में पिछले कुछ सालों से स्काउट बॉय, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर मैंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था अर्थात लेखक ने। धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा, डायन, कोसी, हड्डियों का पुल आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मैंने कई उपन्यास में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने, धंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ कि गांव में किस प्रकार से लोग बाग घरों में कैद हो जाते हैं, बाढ़ से गिर जाते हैं, बह जाते हैं और किस प्रकार से उनके मकान धंस जाते हैं अर्थात कि टूट जाते हैं। वो तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ था, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि अर्थात के बारिश बिना रुके 18 घंटे बारिश हुई के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस गया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है, भोगना यानी कि सहना। शहरी आदमी की हैसियत से इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और काम्पोज की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से गिर गया है। ये एक जगह का नाम है गोलघर। यूँ सूचना बांग्ला में इस प्रकार से मिली, जानो गोलघर डूब गए छे। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा, अभी तक पानी आ गया होगा, चलो पानी कैसे घुस गया वही देखना है। कहकर हम रिक्शे पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक
विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे जो मेरी अनवरत लगातार अनर्गल अनगढ़ गद्यमय स्वगोक्ति से कभी बोर नहीं होते। मोटर स्कूटर ट्रैक्टर मोटरसाइकिल ट्रक टमटम साइकिल रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं और देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया है, आ गया क्या, पार कर गया क्या। श्री कृष्णापुरी पाटलिपुत्र कॉलोनी बोरिंग रोड इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य जी रोड पर पानी आ गया होगा। छाती भर पानी है, छाती भर अर्थात सीने पर, सीने के ऊपर। विमेंस कॉलेज के पास डुबाऊ पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। यही सब बातें, यही सब शोर चारों ओर सुनाई दे रहा है। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग पेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत, अर्थात मृत्यु पानी के रूप में हमारे सामने आ रही है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए, अर्थात हाथ जोड़ लिए। सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुँह से कुछ अस्पष्ट अर्थात के डर के मारे उनके मुँह से वहाँ नदी को प्रणाम करते हुए कुछ अस्पष्ट शब्द निकालते हैं। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भय स्वर में निवेदन किया, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिने मॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण गेरवे रंग का अस्पष्ट रूप से आच्छादित हो रहा था, ढका हुआ नजर आ रहा था। हरियाली पर सने सने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गंवार जोर से बोल उठा, यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो यानी कि जानो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्य गोष्ठियों में होती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके हैं और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पानी की दुकान के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर मतलब सुनने के उत्सुक होकर सुन रहे थे। पानी हमारी स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा के सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम आदमी की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे।
खरीद की बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न से संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। पान वाले के आदमकद आईने में उतरे लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुझे लगा अब हम थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठहठहा कर मतलब कि जोर से हम पर हंस सकते हैं। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुषकोटि की तरह पटना लापता न हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोलघर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं? भाई यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को एन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए कि जो इनकम टैक्स वाले हैं। ऐसे तो व्यक्ति घर पर कुछ नहीं रखता, लेकिन इस समय बाढ़ के डर के मारे सब कुछ घर पर ही रख रहा है। तो ऐसे टाइम पर इनकम टैक्स वाले जो व्यक्ति हैं उनको छापा मारना चाहिए और उनके धन का सही में ब्यौरा लेना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। आसामी बामाल राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ते की खुराक एक साथ ले लूँ, अर्थात कि एक सप्ताह की सारी अखबार एक साथ ही ले लेता हूँ। क्या क्या ले लूँ? हैंडली चेंज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाले कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकानदार का नौजवान मालिक, जो कि युवा था, कृष्णा, पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कहीं हिंदी, बंगला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा, अर्थात उसकी खोज खबर लेगा, उसकी जानकारी प्राप्त करेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ चारों ओर बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है, मतलब कि 4 बार वापस टकराती है, 4 बार वो आवाज़ हमें सुनाई देती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ियाँ यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है, क्योंकि जो भाइयों का जो वो शब्द का जो स्वर है वो 4 बार आता है। जैसे भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास अलाप उठता है। सुन मेरे बंधु रे ये न सुन, मोरे मितवा वावा य। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ियों से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, जो कि एक जगह का नाम है, वहाँ पर पहुँच जाएगा। कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए। अतः आप लोग सावधान हो जाइए। प्रतिध्वनि सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं है जिससे कि पता न चलता हो, लेकिन अंदाज़ा है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन यानी कि केरोसिन की एक ही बोतल है। फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने कहा, सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदारों ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुरानी या सालिमपुरा, हरा अथवा जनक किशोर
नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं किंतु क्या लिखूं? कविता शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा धत। नींद नहीं, स्मृतियाँ आने लगी एक एक कर। चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह 1947 मनिहारी कटिहारा जिला में के इलाके में गुरुजी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहाँ चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर ले। बहादुर जी कहते हैं धन्यवाद भैया बहनों। अब हम आगे विस्तार पूर्वक अगले भाग में पढ़ेंगे।